वेलकम टू विजयदास प्लेटफॉर्म। बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर सेकेंड जो कि एनालिसिस कोर्स है, बीएससी पार्ट टू यानी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर टू पेपर सेकेंड जो कि रियल एनालिसिस है। कोर्स का नाम या पेपर का नाम बीएससी पार्ट वन में आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्री एनालिसिस। उसमें आपने फंक्शंस को पढ़ा होगा, लिमिट्स को पढ़ा होगा, ये फंक्शंस की लिमिट क्या होती है, ठीक है। फिर उसमें मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़े होंगे, सीक्वेंस पढ़ा होगा। तो उसमें से जो सीक्वेंस वाला चैप्टर है, जैसे सीक्वेंस में आपने पढ़ा था कि अगर कोई सीक्वेंस दी गई है तो उसकी उसका क्या क्राइटेरिया होता है कि उस क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल करे तो वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, या फिर कोई सीक्वेंस दी गई है तो क्या क्राइटेरिया ऐसा होता है जो ये डिसाइड करता है कि वो डाइवर्ज करे, दैट मीन्स कि वो कन्वर्ज नहीं करे। फिर कुछ ऐसी सीक्वेंसेस भी होती हैं जो ऑसिलेटरी होती हैं। तो ये सब आपने एलिमेंट्री एनालिसिस बीएससी पार्ट वन में पढ़ा था। पार्ट टू में जो सेकंड पेपर है रियल एनालिसिस करके है, उसी का कह सकते हैं फॉलो अप है। उसमें आपने सीक्वेंसेस को पढ़ा है, इसमें आप सीरीज को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस का डिस्कशन करना चाहूँगा आपके साथ, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पूरे इस पेपर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर का नेम, और अगर पहले बुक की बात कर लें तो अगर आपके पास फर्स्ट ईयर में कोई बुक है एनालिसिस की तो आई थिंक उसमें सफिशिएंट कंटेंट होगा, जो बीएससी पार्ट सेकेंड के सारे चैप्टर्स उसमें अवेलेबल होंगे। तो एक बुक ये आप रख सकते हैं एससी मलिक एंड सविता अरोड़ा, और या तो ये आपके पास हो मैथमेटिकल एनालिसिस करके है एससी मलिक एंड सविता अरोड़ा, या फिर रियल एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस बाय शांति नारायण एंड एमडी राय सिंघानिया, एमडी राय सिंघानिया। एमडी राय सिंघानिया की और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इनकी बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो मेन इसमें शांति नारायण है, और इन्होंने क्या किया था, उसको रिवाइज किया था, एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस। तो अगर आपके पास इनकी बुक है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट ऐसे भी मिल जाएंगे जो बीएससी पार्ट थ्री और एमएससी के कुछ पोर्शंस इसमें कैरी करते हैं। तो ये हो गया बुक्स का रिकमेंडेशन। अब आते हैं सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। चैप्टर वाइज पहले मैं लिख देता हूँ नेम। फर्स्ट चैप्टर है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। सेकेंड चैप्टर है जनरल सीरीज। थर्ड चैप्टर है रिमांस इंटीग्रल थ्योरी। रिमांस थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन करके लिखा होगा। फोर्थ चैप्टर है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। एंड द फिफ्थ वन इज मेट्रिक स्पेसेस। ये 5 चैप्टर्स हैं आपके एनालिसिस कोर्स में, बीएससी पार्ट टू मैथमेटिक्स का पेपर सेकेंड एनालिसिस जो है उसमें ये 5 चैप्टर्स हैं। पहला है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सेकेंड है जनरल सीरीज, थर्ड है रिमांस इंटीग्रल थ्योरी, फोर्थ है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, एंड फिफ्थ वन इज मेट्रिक स्पेसेस। मैं पहले से ही हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो चैप्टर है मेट्रिक स्पेसेस सबसे खास होने वाला है आपके करियर के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स में अपना करियर देख रहे हैं या उसमें परस्यू करना चाहते हैं, आगे हायर स्टडी एमएससी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, ये सब भी तो काम में आएंगी, लेकिन सबसे जो खास है, जो बेस बनाएगा आपको,
एनालिसिस समझने में, जो एक्चुअल में एनालिसिस होता है जिसका यूज करके हम ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ते हैं, उसके लिए जो फिफ्थ चैप्टर है मेट्रिक स्पेसेस, ये बहुत काम की चीज़ है। तो ये आपको बहुत ढंग से मैं पढ़ाऊंगा और आपको भी इसको बहुत सीरियसली पढ़ना होगा। बहुत आसान है। अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा चैप्टर वाइज। तो ये पहले मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए, अब डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 1 है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इसका क्या मीनिंग है? जैसे आपने सीक्वेंसेस को पढ़ा था कि अगर कोई सीक्वेंस है ए एम एन बिलोंग्स टू आई वेयर आई इंडेक्स सेट, तो ये सीक्वेंस किसी पॉइंट ए पर कब कन्वर्ज करती है, ठीक है? या ये सीक्वेंस किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करती भी है कि नहीं करती है। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस आपने बेसिक पार्ट 1 में पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पर आपको पढ़ना है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अगर कोई सीरीज लिखी गई है सिग्मा ए एन, जहाँ सारे के सारे ए एन पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो अगर n बराबर 0 से स्टार्ट करें, सपोज ये इन्फिनिट सीरीज, जनरली इन्फिनिट सीरीज ही ली जाती है, फाइनाइट लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि फाइनाइट का मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कन्वर्जेंस बता देता हूँ कि कन्वर्जेंस होता क्या है। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट सम सीक्वेंस और सम सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज और कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और इट कन्वर्जेस एट सम पॉइंट, और दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। इसका क्या मीनिंग? कन्वर्जेंस का मतलब होता है, अगर कोई सीरीज है, आपने 11th या 12th में भी पढ़ रखा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसका हिंदी में नाम होता था समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो वो चीजें भी यहाँ पे आपको दिखेंगी फिर से। तो अगर कोई सीरीज है, सपोज यही सीरीज होगी 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्या ये सीरीज कन्वर्ज करती है? अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये कन्वर्ज कर रही है, तो अब जो वर्ड हमने यूज किया कन्वर्ज, इसका क्या मीनिंग होता है? जब सीरीज में हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो उसका ये मीनिंग होता है कि सीरीज में जितना, अगर इन्फिनिट सम है तो भी ठीक, अगर फाइनाइट सम है तो भी ठीक, जो भी सम आएगा तो जो सम है वो कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं। कन्वर्जेंस ये बताता है कि सीरीज जो दी गई है, अगर सारे टर्म्स को हम ऐड करते जाएं, तो अगर फाइनाइट है तब तो हमको पक्का पता है कि जिस पॉइंट पर वो सीरीज फिनिश हो रही है वहां तक अगर सारे टर्म्स हम ऐड करेंगे तो एक फाइनाइट नंबर आएगा। तो अगर कोई फाइनाइट सीरीज है तो हमेशा कन्वर्ज करेगी, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर कौन सी सीरीज पढ़ेंगे? इन्फिनिट सीरीज। अगर कोई इन्फिनिट सीरीज दी गई है, तो वैसे तो हमको पता है कि अगर इन्फिनिट टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स किसी सीरीज में इन्फिनिट है, तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं सबके सबको, क्योंकि हम सारे टर्म्स देख ही नहीं पाएंगे। तब कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग रह जाता है? तब कन्वर्जेंस का ये मीनिंग रह जाता है कि भले ही वो सीरीज इन्फिनिट है, बट किसी ना किसी टूल का यूज करके, किसी ना किसी एनालिसिस या कैलकुलस का टूल यूज करके हम उस सीरीज का समेशन बता सकते हैं कि अगर इन्फिनिट टर्म्स का समेशन निकालें तो क्या पॉसिबल है, क्या आएगा। जैसे जैसे आपने लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है एंड टेंस टू इन्फिनिटी, सपोज एफ एक्स आपके पास है 1/x⁴n, ये एक फंक्शन हो गया वेयर n इज ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स बराबर 1/x⁴n एक फंक्शन हुआ, n ग्रेटर देन 0 है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी जब होगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी? मतलब एक बार हम लिखेंगे 1/x, फिर 1/x², फिर 1/x³ एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे। तो जब 1/x इन्फिनिटी तक हम चेक करेंगे तो वो फंक्शन कैसा दिखेगा, n = इन्फिनिटी के लिए वो फंक्शन कैसा दिखेगा। तो जैसे आपने लिमिट में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि इन्फिनिटी पर हम फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं, ऐसा ही सीरीज में क्या होता है कि अगर इन्फिनिट टर्म्स दिए गए हैं तो उनका समेशन क्या आ सकता है, एक्चुअल में पॉसिबल है भी कि नहीं।
तो कन्वर्जेंस यही बताता है पॉसिबिलिटी, सम की पॉसिबिलिटी बताता है कि कोई सीरीज दी गई है तो उसका सम निकाला जा सकता है। अगर निकाला जा सकता है तो कैसे, तो वो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके लिए कुछ टेस्ट रखे गए हैं, मैथमेटिशियंस ने डिजाइन कर रखे हैं कि कोई सीरीज दी गई है, सपोज सिग्मा ए एन, ये एक जनरल नोटेशन है। सिग्मा ए एन का मतलब एन बराबर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि यहाँ एन बराबर जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये कोई जनरल सीरीज है, लेकिन खास बात ये ध्यान रखना है कि पहले चैप्टर में आपको जो भी सीरीज पढ़नी है उसमें सारे के सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, जैसे ए नॉट ए वन ए टू ये सभी के सभी पॉजिटिव टर्म्स होंगे। जैसे उसका एक एग्जांपल ये रहा, सिग्मा एन जिसको बोलते हैं, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसका इन्फिनिट सम क्या आएगा, तो हम इसको बताएंगे आपको टेस्ट का यूज करके, चाहे चाहे वैसे ही थ्योरम्स का यूज करके कि ये सीरीज डाइवर्ज करती है। लेकिन इसी में फिर एक कॉन्सेप्ट और भी आएगा जिसको हमारे इंडिया के सबसे फेमस मैथमेटिशियंस में से बहुत ही रिस्पेक्टेड श्रीनिवास रामानुजन ने बताया था कि ये सीरीज एक्चुअल में तीन टाइप से इसका समेसन आता है। तो आपको मैं रीअरेंजमेंट भी सिखाऊंगा। रीअरेंजमेंट क्या होगा, जैसे अभी एक सीरीज लिखी गई है ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो ऑन, अगर इसके टर्म्स को अलग तरह से अरेंज कर दिया जाए, जैसे हमने सब सारे इवन टर्म्स को एक साथ रख दिया प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब इसमें देख रहे हैं आप इवन प्लेसेस वाले जो है ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर, ये सब नहीं, ए नॉट टर्म हटा दो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा इवन कहने में, क्योंकि ए नॉट क्या है फर्स्ट से स्टार्ट होता है तो इवन नहीं रह जाता। तो हम ए वन से स्टार्ट करते हैं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अगर इसको रीअरेंज कर दिया जाए, रीअरेंज का मतलब इसको इस तरह से अरेंज करो कि सारे के सारे इवन टर्म्स एक तरफ हो जाएं और सारे के सारे ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स एक तरफ हो जाएं। तो अगर इस तरह से किया जाता है तो जो पहले सम आया था, ये जो सिग्मा ए एन था, जहां एन बराबर वन से इंफिनिटी है, और अब जो हमने रीअरेंज कर दिया, फिर से अरेंजमेंट कर दिया, किस तरह से किया कि सारे इवन टर्म्स को एक तरफ और सारे ऑड टर्म्स को एक तरफ कर लिया, तो क्या फिर से हम जब सम निकालेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? रीअरेंजमेंट करने से क्या सीरीज के कन्वर्जेंस पर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? कन्वर्जेंस का मतलब अगर ये सीरीज सपोज हम डिक्लेयर कर दें कि ये कन्वर्ज कर रही है, तो जब भी हम कोई सीरीज कन्वर्ज कराएंगे या फिर कोई सीरीज कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट पर, किसी सम पर, तो उसका मतलब ये होगा कि उस सीरीज का समेशन पॉसिबल है, निकाला जा सकता है। ये होता है कन्वर्जेंस प्रोसेस। अगर ऐसी सीरीज मिल जाए जिसका सम हम नहीं निकाल पा रहे, वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट्स टोटल सम, तो हम कहेंगे कि वो सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि डाइवर्ज करेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जिन टूल्स का यूज करके आप किसी चीज को चेक कर रहे हो, कभी कभी वो टूल्स आपके लिए उतना इफिशियंट नहीं होते, उनकी एक कैपेबिलिटी होती है। तो कोई अगर ऐसी सीरीज आ गई जो किसी ऐसे टूल की डिमांड करती है जिसकी कैपेबिलिटी हाई होनी चाहिए, इफिशियंसी हाई होनी चाहिए, और आप किसी ऐसे टूल से उसको टेस्ट कर रहे हो जिसकी इफिशियंसी कम है, तो आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। यानी अगर कोई टेस्ट है, उस टेस्ट के थ्रू किसी सीरीज का कन्वर्जेंस नहीं पता चल रहा है, हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है कि क्या हो रहा है, तो वो टेस्ट हम कहेंगे कि फेल हो जाता है, उसको फेल डिक्लेयर करेंगे। फिर हम उससे हायर इफिशियंसी का टेस्ट उस पर अप्लाई करेंगे, मतलब कुछ ऐसा टेस्ट लगाएंगे जो इससे ज्यादा बेटर हो, तो वो हो सकता है बता दे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कन्वर्ज। तो ढेर सारे टेस्ट्स हैं पहले चैप्टर में जो ये बताएंगे कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो कब करती है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और कन्वर्ज नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, कब कहेंगे कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है। तो डाइवर्ज का एक कॉन्सेप्ट जो है ये होता है, इसका मीनिंग जैसे कन्वर्ज का मीनिंग होता है कि कोई सीरीज है तो उसका हम समेशन अगर फाइंड कर सकते हैं, अगर उसका समेशन आएगा कुछ, तो वो कन्वर्ज कहलाती है। डाइवर्ज करने का मतलब ये होता है कि उसका समेशन आप नहीं निकाल सकते, उस सीरीज का समेशन पॉसिबल नहीं। जैसे कि ये सीरीज सिग्मा एन ये डाइवर्ज करती है, क्योंकि हर टर्म इसमें देखिए ऐड होता जा रहा है, मतलब अगर आप कहना चाहें तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है,
तो इन्फिनिटी तो कोई फाइनाइट सम हुआ नहीं, कोई नंबर नहीं आया। या इन्फिनिट सम भी अगर हम लेते हैं, फाइनाइट या इन्फिनिट सम लेते हैं, तो इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। अगर इन्फिनिटी आती है तो हम कहेंगे डाइवर्ज कर रहा है, और अगर कोई प्रॉपर नंबर, रियल नंबर आता है तो हम कहेंगे कन्वर्ज कर रहा है। तो पहली यूनिट में यही पढ़ना है आपको कि एक सीरीज रहेगी, चेक करना रहेगा वो सीरीज कब कन्वर्ज करती है, उसके लिए टेस्ट रहेंगे, 5-6 टाइप के टेस्ट हैं। अगर कोई टेस्ट फेल होता है तो उससे ज़्यादा हाई इफिशियंसी वाला टेस्ट लगाएंगे, और लगाते जाएंगे जब तक कि हमको कोई एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल जाता। और फिर एक फंडामेंटल थ्योरम भी है, इसको कॉशी क्राइटेरिया कहते हैं, उसका यूज करके तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी। फिर सेकेंड चैप्टर पर आते हैं, जनरल सीरीज। इसमें आपको ये पढ़ना होगा, जैसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज सिग्मा ए एन है तो वो सारे के सारे टर्म्स कैसे होते थे, पॉजिटिव होते थे। ए नॉट प्लस ए टू, सॉरी ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिट सीरीज है। तो जब भी मैं सिग्मा ए एन लिखूं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी। अगर किसी केस में 0 से ना लेकर 1 से लिया गया है तो मैं स्पेशली मेंशन कर दूंगा यहाँ पे एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी। और अगर नहीं मेंशन है तो आप यही मान के चलेंगे कि ये एक इन्फिनिट सीरीज है, 0 से स्टार्ट होकर इसका इंडेक्स इन्फिनिट तक जाता है। तो पहले वाले केस में क्या था कि सभी के सभी टर्म्स क्या होते थे, पॉजिटिव साइंड होते थे, सभी के सभी पॉजिटिव टर्म्स। सेकेंड चैप्टर में जो जनरल सीरीज पढ़ना है उसमें क्या रहेगा, जैसे ऐसी भी सीरीज तो हम बना सकते हैं ना कि जिसमें एक टर्म पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव। यहाँ ए3 हो गया, -a3 प्लस a4 -a5 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब अगर कोई ऐसी इन्फिनिट सीरीज है जिसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव हों और कुछ टर्म्स निगेटिव हों, जैसे -a1 -a3 -a5, तो ऐसी सीरीज का कन्वर्जेंस कैसे पढ़ा जाए, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। और सेम उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे हमने पहले वाले यूनिट में पढ़ रखा है कि एक टेस्ट रहेगा, वो टेस्ट बताएगा कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन पहला वाला जो चैप्टर है उसमें हम रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो उसमें रीअरेंजमेंट करने का कोई मीनिंग नहीं रहता। एक्चुअल में जो रीअरेंजमेंट का खेल आएगा, जिसके यूज से काफी कुछ रिजल्ट्स आपको जानने को मिलेगा, वो इस वाले टाइप की सीरीज में होगा। ऐसी सीरीज जिसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव होंगे और कुछ टर्म्स क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो ऐसी इन्फिनिट सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना, उसका रीअरेंजमेंट करके फिर से कन्वर्जेंस चेक करना, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। कि इस सीरीज को अगर हम इन्फिनिट सम लेते हैं इसका, तो इन्फिनिट सम क्या आता है, इन्फिनिटी आता है या फिर कोई रियल नंबर आता है, दैट मीन्स कि ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो ये सेकेंड चैप्टर। तो पहला जब आप पढ़ लेंगे तो सेकेंड चैप्टर बहुत तेजी से फिनिश होगा, क्योंकि इसमें बस कुछ स्पेशल केसेस ही पढ़ने हैं कि कुछ टर्म्स निगेटिव होंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। थर्ड चैप्टर है रीमान्स इंटीग्रेशन थ्योरी। रीमान मैथमेटिशियन का नाम है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ ऑल टाइम, रीमान। क्योंकि ये नेम आप हमेशा याद रखेंगे, ये ऐसा नेम है जो मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में लगभग आपको मिल जाएगा। आप अलजेब्रा पढ़िए, एनालिसिस पढ़िए, टोपोलॉजी पढ़िए, ज्योमेट्री पढ़िए, डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़िए, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो रीमान का नाम तो आ ही जाएगा। आप कैलकुलस पढ़ते हैं, उसी में यही आ गया तुरंत, रीमान्स थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, रीमान्स इंटीग्रेशन। इसमें क्या पढ़ना है, अभी तक जैसे आपने 12th में जो पढ़ रखा था कि कोई इंटीग्रेशन आप करते थे जब, तो ये होता था इंडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित, जिसको कहते हैं समाकलन। लेकिन जब आप लिमिट यूज कर लेते थे फ्रॉम ए टू बी, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता था। सपोज ये एक कोई डेफिनेट इंटीग्रल है, आई इक्वल इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ एफ एक्स क्या होता था, एक फंक्शन होता था वाई इक्वल एफ एक्स। अगर इसका फिगर ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से, ये हो गया फंक्शन वाई इक्वल एफ एक्स। तो सपोज एक्स बराबर ए यहाँ पर है और एक्स बराबर बी यहाँ पर है। तो 12th में आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल है सॉरी, कोई डेफिनेट इंटीग्रल है,
इस तरह से y इक्वल एफ एक्स फंक्शन दिया गया है जिसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है फ्रॉम a टू b, यानी लिमिट दे दी जाती है x बराबर a से x बराबर b। तो इस रीजन में आपको पूरा का पूरा आप क्या निकालते थे, इंटीग्रल निकालते थे। इंटीग्रल क्या बताता था, ये पूरा का पूरा जो क्लोज्ड सरफेस एरिया है x बराबर a x बराबर b, ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और ये जो कर्व है y इक्वल एफ एक्स और x एक्सिस, इसके बीच का ये जो पूरा एरिया है जिसको मैंने ऐसे सेट बना दिया है, ये रीजन, ये एरिया का जो पूरा सरफेस एरिया आता था। और सपोज अगर ये 3 डायमेंशन में है, हो सकता है ये वॉल्यूम भी हो, यानी कि कैलकुलस में जो आप नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़े हैं, फिर डबल इंटीग्रेशन, फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन, इन सबका एक लिमिट होता है। जैसे यहाँ a टू b हो जाता है, यहाँ कोई एरिया होता है स्पेशल, यहाँ कोई वॉल्यूम एलिमेंट होता है, यहाँ पर क्या चलता है dx या dy या dz, यहाँ डबल इंटीग्रल सॉरी डबल ऑपरेटर चलते हैं dx dy या dy dz कोई भी, और यहाँ डी टाउ चलता है, डी टाउ का मतलब वॉल्यूम एलिमेंट, dx dy dz। तो ये सब जो इंटीग्रल होते थे यहाँ पर ये फिक्स होता था कि ये सारे इंटीग्रल पॉसिबल है। दैट मीन्स हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सारे के सारे फंक्शंस जो एफ एक्स होते थे वो बाउंडेड होते थे, लिमिट प्रॉपर होती है। लेकिन इस चैप्टर में आपको ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रल पढ़ना है जिसमें कई टाइप के केसेस बने, जैसे अगर a या b में से कोई भी एक इन्फिनिटी हो जाए, a तो इन्फिनिटी नहीं लेंगे क्योंकि ये लोअर हो जाए, तब उसको रिवर्स कर देते हैं। तो सपोज हमारे पास b बराबर इन्फिनिट, b क्या है, जो अपर लिमिट है इंटीग्रल की वो क्या है, इन्फिनिटी है। एक केस ये बनेगा फर्स्ट केस, तब क्या होगा, दैट मीन्स कि ये b बराबर जो अभी तक बाउंडेड रीजन हमने लिया था, अब ये खिसकते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब ये सरफेस एरिया हमको इन्फिनिट तक काउंट करना है। ऐसे ये फंक्शन सपोज ये डिफाइंड है इन्फिनिटी तक, तो ऐसे पूरा एरिया जो आएगा इन्फिनिटी तक, वो पूरा का पूरा रीजन हमको बताना है। तो क्या पॉसिबल है कि नहीं, क्या ये इंटीग्रल पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। तो एक टाइप का केस ये बन गया। दूसरे टाइप का केस, जो फंक्शन एफ एक्स है वो बाउंडेड है कि नहीं, वो बाउंडेड है कि नहीं। बाउंडेडनेस आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि कोई फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड कहलाता है जब इसके पास कोई अपर बाउंड हो, यानी कि सीधा सीधा इस तरह से कह सकते हो आप, ऐसी कंडीशन अगर कहीं पर अवेलेबल है, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू सम, अगर रियल स्पेस में है तो रियल नंबर कह सकते हैं, किसी एक पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी पॉजिटिव नहीं कहेंगे, कोई भी एक रियल नंबर, वो डिपेंड करेगा फंक्शन कैसा है। तो किसी ऐसे नंबर से अगर लेस देन और इक्वल आता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन डी, कोई डोमेन दिया होगा, उस डोमेन के हर पॉइंट के लिए फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो किसी एक वैल्यू से हमेशा क्या हो, लेस देन और इक्वल हो, तो हम कहते हैं फंक्शन बाउंडेड। ठीक है, यानी इसका दूसरा तरीका भी है समझने का, कोई फंक्शन अगर बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, अपर बाउंड भी हो लोअर बाउंड भी हो, तो हम कहेंगे फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है और ये दोनों लिमिट्स a और b प्रॉपर हैं, दैट मीन्स कि a इज नॉट इक्वल इन्फिनिट है और b इज नॉट इक्वल इन्फिनिट है, दोनों में से कोई भी लिमिट इन्फिनिट नहीं है, यानी दोनों का दोनों कोई पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में और बाउंडेड लिस्ट के केस में तो इंटीग्रल आप पढ़ के आए हैं 12th में, यानी स्पेशल केस होता है कि सारे फंक्शन बाउंडेड हैं डोमेन में और ये लिमिट्स जो है वो इन्फिनिटी नहीं होती। कुछ केसेस में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन बाउंडेड है और जो अपर लिमिट b है वो इन्फिनिटी है, तो उसका इंटीग्रल आपने निकाला, तो एक्चुअल में आप वही इंटीग्रल वहां पर फाइंड कर पाए हैं जो पॉसिबल था। यहाँ आपको उसकी थ्योरी पढ़ना है कि किस कंडीशन में ये इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। यानी अगर कोई अनबाउंडेड फंक्शन ले लिया जाए और इसमें से कोई एक लिमिट इन्फिनिटी हो जाए या फिर जीरो भी रहे और तब भी यहाँ कुछ ऐसा केस बने अनबाउंडेडनेस का कि इंटीग्रल पॉसिबल ही ना हो, तो क्या इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं। तब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, रीमान इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो अभी पूरा चीज हमने बताया है यही सेम चीज आपको उसमें भी मिलेगा। थर्ड, इसके बाद का जो चैप्टर है फोर्थ,
तो आई थिंक मैंने फोर्थ का एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दिया, सॉरी। रीमान का भी फिर से बताते हैं, फ्लो में ध्यान नहीं रह गया। तो ये जो मैं अभी सारा चीज आपको बता रहा था, ये फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल चैप्टर जो है उसमें यही सब पढ़ना है आपको, कि अगर कोई फंक्शन अनबाउंडेड है y इक्वल एफ एक्स, और लिमिट्स जो है उनमें से कोई एक, या तो a स्लैश या तो b, कोई एक इन्फिनिटी है और फंक्शन है अनबाउंडेड, तो इस केस में हम इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? ये जो इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स है, क्या निकाल भी सकते हैं कि नहीं? तो वो चेक करना, उसकी थ्योरी पढ़ना, उसकी एनालिसिस करना, ये चैप्टर नंबर 4 में है। अब आते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड में भी इंटीग्रेशन की थ्योरी ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है। जैसे अगर कोई फंक्शन y इक्वल एफ एक्स दिया गया है, x बिलोंग्स टू डी, डी डोमेन होगा, कोई इंटरवल हो या कोई बाउंडेड रीजन होगा, और हमको इंटीग्रल निकालना हो a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो अभी तक हमने किस तरह से पढ़ रखा था? इस तरह से। तो ये कोई फंक्शन है और हमको x बराबर a से x बराबर b रीजन में इस फंक्शन y इक्वल एफ एक्स की इंटीग्रल निकालना होता था। तो आप ये डायरेक्टली कैलकुलेट करके निकालते थे, लेकिन अब इस चैप्टर में रीमान इंटीग्रेशन में क्या करना है, इसमें क्या करना होगा कि हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स ले लेंगे। जैसे सपोज यही फंक्शन हो गया, और ये हो गया पॉइंट x बराबर a, ये हो गया पॉइंट x बराबर b। तो अब हम डायरेक्ट कंटिन्यूअसली इंटीग्रल नहीं फाइंड करेंगे, हमको कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन नहीं करना है, एरिया इंटीग्रेशन नहीं करना है। अब हमको स्ट्रिप्स लेना है। जैसे एक स्ट्रिप ये हो जाएगा, दूसरी स्ट्रिप ये हो गई, थर्ड स्ट्रिप ये हो गया, फोर्थ स्ट्रिप ये हो गया। तो मतलब पूरे रीजन को हम फाइनाइट स्ट्रिप्स में, स्ट्रिप का मतलब समझ रहे हैं आप, ये जो वर्टिकल रो है, रो नहीं कहेंगे, ये पूरा रीजन जो है इसको स्ट्रिप बोलते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, स्ट्रिप्स का यूज करेंगे, और इनके यूज से हम पूरे एरिया को कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी रेक्टेंगल है। तो अगर, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होता है कि सबकी जो ये विड्थ है ये सेम है। सपोज अगर ये h है तो सबका विड्थ h ही होगा, लेकिन सबकी जो लेंथ, या फिर जिसको अगर इसको आप, हाँ विड्थ ही कहते हैं, ये विड्थ है और ये जो लेंथ है ये वेरी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस तरह से कर्व है, इसका कर्व किस तरह से है, वो डिपेंड करेगा इसकी लेंथ पर, लेकिन विड्थ सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो अब इन स्ट्रिप्स का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि h हमको पता रहेगा, h हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि कितना विड्थ लेकर चलना है। फिर इसका लेंथ क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और इस कर्व पर हम क्या करेंगे, उस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे। उल्टा बोल दिया मैंने, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, तो उससे हमको यहाँ की हाइट पता चल जाएगी, यानी लेंथ पता चल जाएगा। सपोज ये लेंथ है l, तो हम जानते हैं रेक्टेंगुलर रीजन निकालने का बहुत आसान तरीका है, एरिया बराबर क्या आएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो ऐसे सारी स्ट्रिप्स का हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमको जो टोटल एरिया सिग्मा ए आएगा वो बताएगा ये फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रल क्या है। लेकिन फिर हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ पोर्शन छूट जा रहा है, जैसे ये बीच के ये जो ट्रायंगुलर रीजन्स हैं ये छूट रहे हैं, तो इनको कैसे हमको अप्रॉक्स करना है। तो इसके लिए थियरी आती है, एक होता है अपर सम और एक होता है लोअर सम। यानी जो कर्व है उसके नीचे नीचे चलना है और फिर पूरा समेशन लेना है, और एक बार कर्व के ऊपर ऊपर स्ट्रिप बनाना, ऊपर तक बना, जैसे ये वाला है, ऐसे 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 बनाते चलो। तो ये जो ऊपर का जो हमने ड्रा किया अभी जस्ट, ये अपर सम हुआ, और कर्व के नीचे वाला जो है ये लोअर सम हुआ। फिर इन्हीं के अप्रोक्सीमेशन से, इन्हीं कॉम्बिनेशन से हम पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो रीमान इंटीग्रल थ्योरी में ये करना है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे जो हमने कैलकुलस का यूज करके 11th-12th में या बीएससी पार्ट 1 में अगर आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में, तो डायरेक्ट जो आप कंटिन्यूअस एरिया का कैलकुलेशन करते हैं उस तरह से नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अब यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शंस भी आपको दिए जा सकते हैं जो किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल ना हो। तो अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं है, तो जब डिफरेंशिएशन नहीं पॉसिबल है तो इंटीग्रल कैसे पॉसिबल हो जाएगा? क्योंकि
इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो ऐसे केसेस में ये वाला इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रल पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। अगर किसी पॉइंट एक्स नॉट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब, अब डिफरेंशिएबल ना होने का मतलब कि कंटिन्यूअस तो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये कंटिन्यूअस इंटीग्रल कैसे पॉसिबल होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रीमान थ्योरी का यूज करते हैं, अपर और लोअर सम का कॉन्सेप्ट लेते हैं। उससे ये पता चलता है कि अगर किसी पॉइंट पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। सपोज ये कोई फंक्शन है, यहाँ तक आया और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो अब देख पा रहे हैं ये जो पॉइंट है या फिर ये जो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर जो है कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, यानी ग्राफ ब्रेक हो गया है। तो एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक बना, यानी ये वाला ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक। तो एक रीजन ये कैलकुलेट करना रहेगा हमको यहाँ से यहाँ तक, और एक रीजन ये कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल में आप ये देख पा रहे हैं कि रीजन तो पूरी तरह से वैसे ही लग रहा है, लेकिन इतना पार्ट तो छूट गया ना, ये बीच वाला ये पार्ट, यानी यहाँ तक फंक्शन यहाँ तक डिफाइंड था, उसके बाद फिर यहाँ से डिफाइंड हो गया। तो ये रीजन छूट गया, तो कंटिन्यूसली तो हम कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट P है सपोज, और ये पॉइंट Q है, तो जब भी पॉइंट P Q पर कोलैप्स कर जाएगा स्ट्रेट लाइन के थ्रू या फिर किसी सेगमेंट के थ्रू, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अब ये कंटिन्यूअस जिस तरह से हमने कैलकुलस यूज करके डायरेक्ट इस तरह से निकाला था इंटीग्रल, ये पॉसिबल नहीं हो पाया तब। लेकिन हमको इंटीग्रल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अपर और लोअर सम का कॉन्सेप्ट लेंगे, रीमान इंटीग्रल थ्योरी लगाएंगे, यहाँ तक स्ट्रिप्स बनाएंगे, उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे अलग से, फिर यहाँ से लेकर और मतलब यहाँ से यहाँ तक अलग स्ट्रिप्स बनाएंगे और उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, फिर टोटल एरिया सम कर देंगे। तो सपोज ये पॉइंट x बराबर a था और यहाँ पॉइंट x बराबर b था, तो हमको x बराबर a से b तक पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है कंटिन्यूस इंटीग्रल का, और ये होता है डिस्क्रीट इंटीग्रल। डिस्क्रीट का मतलब होता है स्टेप्स का यूज करके। तो ये पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 3। और 5th चैप्टर को थोड़ा सा मैं बताऊंगा, अब यहाँ ज्यादा बताना ठीक नहीं होगा। जैसे अगर कोई आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और उस सेट में जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस पता करना हो, तो जब चैप्टर नंबर 5 है मैट्रिक स्पेसेस, उसमें यही सब पढ़ना है। मैट्रिक स्पेसेस में सपोज कोई x एक ऐसा सेट है जो नॉन एम्प्टी हो, x इज नॉट इक्वल 5, दैट मींस ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसके अंदर एट लीस्ट एक एलिमेंट तो है। तो कोई सेट x है जिसके अंदर पॉइंट्स हैं ढेर सारे, तो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे डिफाइन किया जाए। जैसे कोई पॉइंट है A और कोई पॉइंट है B, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस तरह से नोटेशन ऐसे आएगा, DA, B, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इसको एक्चुअल में डिस्टेंस ना कहके मैट्रिक वर्ड यूज करते हैं, मीनिंग वही सेम है, डिस्टेंस ही होता है, लेकिन वर्ड क्या होगा, मैट्रिक। यानी A और B के बीच का मैट्रिक क्या है, डिस्टेंस क्या है। क्या ये पॉसिबल भी है? अगर पॉसिबल है तो किस तरह से है, कितने टाइप की मैट्रिक दे सकते हैं, यानी किसी सेट पर लेंथ का फंक्शन डिफाइन करना, लेंथ या डिस्टेंस जिसको कहते हैं, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूरी पर है। ठीक है, अगर कोई एक प्रॉपर रीजन लेते हैं, जैसे एक सपोज ये सेट यक्स है, ये सर्किल नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि सेट यक्स है, इसके अंदर ढेर सारे पॉइंट्स। तो अगर इसके अंदर हम कोई एक रीजन लेते हैं, उसमें कितने पॉइंट्स आएंगे, क्या ये रीजन पूरी तरह से क्लोज्ड है या मतलब ओपन है या क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर 5 में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये था कुछ सिलेबस का डिस्कशन, मैंने सोचा एक बार नॉर्मल डिस्कशन कर लिया जाए कि इसमें पढ़ना क्या है आपको। ये कोर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और कंटिन्यूसली इसको आप बुक से भी पढ़ते रहिए, क्योंकि एनालिसिस ऐसी सब्जेक्ट है जिसको अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो शायद मैं यहाँ बोर्ड पर ना बता पाऊँ आपको। कुछ एडवांस चीज़ें आप ऐसी पकड़ लें जो शायद मुझसे यहाँ छूट सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि मैं सारी चीज़ें आपको जितनी भी नेसेसरी और सफिशिएंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये था कुछ सिलेबस का डिस्कशन। थैंक यू।